हेलो फ्रेंड्स। अभी तक आपने सिनेमा 4D में काफ़ी कुछ सीखा है। अब इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, बट उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें अगर आपको अच्छा लगता है, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और एनिमेशन की दुनिया में जो VFX और ग्राफिक्स की जो दुनिया है उसमें कैसे काम करते हैं, तो ये सब सीखने का उनके पास सबसे अच्छा रिसोर्स ये है। और ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो हिंदी में बना रहा हूँ। मैंने सोचा कि हिंदी ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसके बाद फिर मैं इंग्लिश में बनाऊँगा। वीडियो के दौरान अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप उसे ज़रूर कमेंट करें, मैं ज़रूर उसका सॉल्यूशन दूंगा। तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस मॉड्यूल में हम लोग पैरामीटर्स के बारे में जानेंगे सिनेमा 4D के। तो फिर ये जो सिनेमा 4D में जो एट्रीब्यूट मैनेजर है, ये जो हमारा एट्रीब्यूट मैनेजर जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, ये एक तरह से ऐसे कह सकते हैं पावर हाउस है जो कि सारा इन्फॉर्मेशन ऑब्जेक्ट से रिलेटेड टूल्स का सारा इन्फॉर्मेशन आपका सारा इसमें एट्रीब्यूट मैनेजर के अंदर रहता है। और फिर आप इससे काम जब भी कर रहे होंगे, मॉडलिंग का प्रोसेस जब आपका चल रहा होगा तो फिर ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि एट्रीब्यूट मैनेजर के साथ आप ज़्यादा अच्छे से कंफर्टेबल रहें और धीरे धीरे इसको हम लोग समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं और एक क्यूब्स ऐड करते हैं हम लोग सीन में। तो फिर आपने देखा जैसे ही मैंने एट्रीब्यूट मैनेजर में क्यूब बनाया तो फिर हमारा प्रोजेक्ट सेटिंग्स जो था एट्रीब्यूट मैनेजर के अंदर वो अब चेंज होके क्यूब के सेटिंग्स में आ गया है। और इस मैनेजर के अंदर अब इस क्यूब्स के रिलेटेड जो भी बेसिक सेक्शंस हैं जैसे कि बेसिक, कोऑर्डिनेट, ऑब्जेक्ट, फॉर्म, ये सब आ गया है। तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक से। तो बेसिक में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास नेम का ऑप्शन है। इस नेम का ऑप्शन में आप चाहें जो भी क्यूब, जैसे मान के चलिए कुछ भी मैं इसको नाम दे देता हूँ रूबिक क्यूब। तो फिर आप नोटिस कर रहे होंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट मैनेजर के अंदर भी इस क्यूब का नाम चेंज हो गया। मैं इसको यहाँ से भी डबल क्लिक करके फिर से वापस क्यूब लिख देता हूँ। तो फिर आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये फिर से वापस यहाँ भी अपडेट हो गया प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट मैनेजर के अंदर। उसके बाद आप देखेंगे लेयर का ऑप्शन, तो ये लेयर के बारे में भी हम लोग आगे समझेंगे। उसके बाद विजिबल इन एडिटर एंड विजिबल इन रेंडर, ये आपका यहाँ पे जो मिडिल कॉलम है ये उससे रिलेट करता है जो कि ऑब्जेक्ट मैनेजर के अंदर है। इसमें आप जो देख रहे हैं जो दो छोटे छोटे ग्रे डॉट्स, ये उसी से रिलेटेड है। तो इसके बारे में अभी हम लोग थोड़ी देर बाद जानेंगे। उसके बाद हमारे पास है डिस्प्ले कलर। डिस्प्ले कलर बेसिकली आपका जो डिफ़ॉल्ट कलर है वो उससे आप चाहे तो ओवरराइड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास अभी क्यूब सिलेक्टेड है, इसमें मैं जैसे ऑन कर देता हूँ तो इस क्यूब का कलर अब वाइट हो गया। और मैं जैसे ही रेंडर पे क्लिक करता हूँ तो फिर आप देखेंगे कि इस क्यूब का कलर कम्प्लीटली वाइट है, मीन्स कि ऑब्जेक्ट में चेंज आ गया है इवन आफ्टर रेंडर। तो फिर हम लोग वापस रीड्रॉ करते हैं विंडो को। इसके लिए हम लोग कीबोर्ड के शॉर्टकट की ए दबाएं तो हम लोग वापस आ गए। उसके बाद इसको कलर को फिर मैं वापस वैसे ही कर देता हूँ ऑटोमेटिक पे। इसको मैं ऑफ कर देता हूँ कलर एक्चुअली। उसके बाद आप यहाँ पे इनेबल्ड देख रहे हैं, इस पे अगर मैं जैसे ही चेक बॉक्स पे क्लिक करता हूँ तो ये सीन से हमारा हट गया है, बट हमारा ऑब्जेक्ट मैनेजर के अंदर अभी भी ये ऑब्जेक्ट है। और एक चीज़ और आप नोटिस कर रहे होंगे कि सेकंड वाले कॉलम में ये क्रॉस मार्क आ गया है। तो इसको वापस लाने के लिए मैं यहाँ से भी क्लिक कर सकता हूँ और ये वापस आ जाएगा। और ये जो फंक्शन है ये सिर्फ पैरामेट्रिक ऑब्जेक्ट के लिए ही एग्जिस्ट करती है और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है मॉडलिंग के प्रोसेस में। उसके बाद है हमारे पास एक्सरे मोड। इसके चेक बॉक्स में जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा ट्रांसलूसेंट हो गया, बट ये एक्चुअल में ट्रांसलूसेंट नहीं हुआ है। एक्चुअली इसका काम तब पड़ता है जब हमारे पास ढेर सारे ऑब्जेक्ट्स हो रहे होते हैं और हमें एक ऑब्जेक्ट के पीछे दूसरा ऑब्जेक्ट रहता है और वो हमें नहीं दिखता है, विजिबिलिटी नहीं आती है। तो जैसे ही हम एक्सरे ऑन कर देते हैं तो फिर हम
पीछे के सरफेस को भी देख पा रहे हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। एक और क्यूब मैंने लिया यहाँ पे और इसे हल्का सा एक्स कोऑर्डिनेट में शिफ्ट किया। अब आप नोटिस कर रहे होंगे कि इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि ये भी एक क्यूब एग्जिस्ट किया हुआ है। इसमें अभी मैं फिर से एक्सरे ऑन कर देता हूँ तो फिर आप देख रहे होंगे कि हमारे पास 2 क्यूब हैं अभी। चलिए मैं इसे अभी हटा देता हूँ। उसके बाद हमारे पास है कोऑर्डिनेट प्रॉपर्टीज़। ये कोऑर्डिनेट प्रॉपर्टीज़ काफ़ी ज़रूरी प्रॉपर्टी है जो इसके जो लोकेशन की जो रिलेटिव वैल्यू है वो बताता है। वो जो रिलेटिव वैल्यू बेसिकली या तो अपने पेरेंट्स से इसका क्या डिस्टेंस है या फिर ये वर्ल्ड से कितनी दूरी पर है, ये उसका एक रिलेटिव डिस्टेंस बताता है कोऑर्डिनेट। इसके बाद हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्ट में। तो ऑब्जेक्ट में आप देख रहे हैं बेसिकली हमारे पास ऑब्जेक्ट की जो भी प्रॉपर्टी है हम यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसमें जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं आप यहाँ से मॉडिफाई करने के अलावा आपके पास 2 और ऑप्शंस दिख रहे हैं, एक सेपरेट सरफेसेस का जिसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे और एक फिलेट का। तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। चलिए एक काम करते हैं, इस क्यूब को हम लोग ऑफ कर देते हैं और एक कोन ले लेते हैं। ये कोन हमने ले लिया। अब इसके और ये कोन आप देख रहे हैं ये हमारा सेंटर ऑफ द वर्ल्ड है। अब इस कोन के एक आप और नोटिस कर रहे होंगे काफ़ी डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ है इसमें। जैसे क्यूब में हमारे पास था कि यहाँ पे 1 2 3 4, लेकिन कोन में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 प्रॉपर्टीज़ हैं। और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि कोन जो है ज्योमेट्रिकली अलग तरह से डिफाइन किया हुआ है। इसके पास एक टॉप रेडियस है जो कि कोन का सारा पॉइंट्स को कंट्रोल करता है। अभी चलिए मैं इसका टॉप रेडियस को चेंज कर देता हूँ 5। अब आप देख रहे होंगे कि कोन का जो इसमें ऊपर में है इसका टॉप रेडियस अब बढ़ के वो हॉलो हो चुका है। और आप इसको यहाँ पे स्क्रबर से क्लिक एंड ड्रैग करके इसके रेडियस को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। उसी तरह आप नीचे के वाले रेडियस को भी मॉडिफाई करके या तो इसे पतला या फिर इसे ज़्यादा मोटा कर सकते हैं। इस कोन को आप इस कोन का हाइट को यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं और अब ये कोन ज़्यादा लंबा हो गया। और इसमें आप देख रहे हैं सेगमेंट्स के बारे में, और ये सेगमेंट्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। मॉडलिंग और पॉइंट एजेस जब पॉलीगॉन के बारे में हम लोग समझ रहे होंगे, जो कि बहुत मूलतः एक तरह से कह सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स है ऑब्जेक्ट्स का। उसके बाद हमारे पास है कैप्स। तो कैप से आप देख सकते हैं कि जैसे मैं इसका इस चेक बॉक्स पे हटाया तो अब ये एक हॉलो हो गया है। अभी मैं कीबोर्ड का 3 की दबाते हुए माउस का लेफ़्ट माउस बटन दबाते हुए मैं इसे थोड़ा डाउन करता हूँ तो फिर आप देख रहे हैं कि अब ये बिल्कुल हॉलो कोन हो गया है और ये हमारा जो कोन है ये एकदम टनल के जैसा हो गया है। अब मैं शिफ्ट कंट्रोल Z करके अपने व्यू को वापस जैसे था मैं वैसे ले आता हूँ फ्रेम डिफ़ॉल्ट का, शिफ्ट कंट्रोल Z। तो ये हम फ्रेम डिफ़ॉल्ट में आ गए। आप यहाँ व्यू पे क्लिक करके आप यहाँ पे से भी इसको क्लिक करके आ सकते हैं फ्रेम डिफ़ॉल्ट पे। और अब आप लास्ट चीज़ देखेंगे इस कोन और क्यूब में, वो है फॉन्ग। तो ये फॉन्ग बेसिकली ये लास्ट जो कॉलम है इसके लिए वो रेफ़र करता है। तो इसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट मैनेजर का जो सेक्शन है ये बेसिकली 3 सेक्शंस में बटा हुआ है। पहला है ऑब्जेक्ट कॉलम, दूसरा है स्टेटस कॉलम और तीसरा है टैग कॉलम। और ये ऑब्जेक्ट पे जितने भी टैग्स लगे रहते हैं वो यहाँ पे दिखते हैं। और टैग का जो काम होता है ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है बहुत अलग अलग और बहुत सारे तरीक़ों से। और ये जो टैग्स है ऑब्जेक्ट को आप देख सकते हैं इसको स्मूथ करने में काम आता है, और या फिर इसमें लाइट कैसे पड़ रही है उसके लिए इस पे काम आता है। जनरली ये जो टैग्स है वो सारे पैरामीट्रिक ऑब्जेक्ट के लिए बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहता है। तो फिर अब हम लोग देख रहे हैं एट्रीब्यूट मैनेजर के जस्ट ऊपर एक मोड नाम का कैटेगरी है, मोड एडिट एंड यूज़र डेटा नाम से मेनू ऑप्शंस है। ये बेसिकली क्या है कि अगर आपको यहाँ से आप इंस्टेंटली किसी भी मोड में तुरंत जा सकते हैं। जैसे कि राइट नाउ मैं टूल मोड में जाना चाहता हूँ तो मैं इस पर जैसे ही क्लिक किया तो मैं सीधी टूल मोड में चला गया। राइट नाउ हमारे पास मूव टूल सिलेक्टेड है एंड देन मूव टूल से रिलेटेड जो भी मॉडिफाइबल प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारे एट्रीब्यूट मैनेजर में शो हो गए।
और ये एक मैनुअल वे है। हालांकि मैं ये मैनुअल वे यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि सिनेमा 4D बाय डिफ़ॉल्ट क्लिकेबल ऑटोमेटेड प्रोसेस देता है। जैसे कि आप किसी चीज़ का प्रॉपर्टी खोलना चाहते हैं तो हम सिंपली उस पर क्लिक कर देते हैं एंड देन उसका ये बाय डिफ़ॉल्ट एट्रीब्यूट मैनेजर में खुल जाते हैं सारे मॉडिफाइबल प्रॉपर्टीज़। उसके बाद हमारे पास है यूज़र डेटा। तो यूज़र डेटा ऑप्शन जो है एक काफ़ी एडवांस फीचर है जो कि आपको अलाउ करता है ऑब्जेक्ट के बारे में एक कस्टम इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए। तो उस केस में आपका यूज़र डेटा काम आता है। इस यूज़र डेटा के बाद हमारे पास बैक एरो है। ये बैक एरो आपको मैंने पहले भी बताया कि ये एक तरह से बैक है। जस्ट इससे पहले मैं किस एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी में था, अगर आप भूल गए या फिर जस्ट इन केस आप मिस्टेक करके कहीं और चले गए हैं तो इससे आप क्लिक करके बैक जा सकते हैं। ये एक ऐसा समझ सकते हैं कि एक ट्री टाइप प्रोसेस है। इसमें आप ऐसे समझ सकते हैं बिल्कुल रूट लेवल पे प्रोजेक्ट सेटिंग आता है। जैसे मैं क्लिक करते जाऊँगा तो फिर आप देख रहे हैं अब हमारे पास बिल्कुल रूट लेवल पे प्रॉपर्टी सेटिंग आ गया है एट्रीब्यूट मैनेजर के अंदर। एंड देन फिर आप इससे वापस जैसे आपने पूरा जो भी ड्यूरिंग द इंटरैक्शन आप जैसे इस एट्रीब्यूट मैनेजर के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट या फिर जो भी आपका टूल्स है उससे रिलेटेड जो मॉडिफाइबल प्रॉपर्टीज़ आपने जैसे ओपन किया है ये उस हिसाब से आप फिर आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद है हमारे पास सर्च। तो सर्च बेसिकली आपको स्ट्रिंग सर्च करने में हेल्प करता है, जो कि सिनेमा 4D के आपके जो भी ऑब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आप कुछ स्ट्रिंग सर्च करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है ये लॉक ऑप्शन। मैं यह भी सर्च को हटा देता हूँ। उसके बाद हमारे पास है लॉक ऑप्शन। अगर आप किसी हमारे ऑब्जेक्ट मैनेजर के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसे लॉक करना चाहते हैं तो आप यहाँ से लॉक कर सकते हैं। इसमें मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारे आर्टिस्ट बाय मिस्टेक ऑब्जेक्ट मैनेजर के अंदर लॉक करके भूल जाते हैं एंड देन फिर वो बाद में वो उस पर क्लिक करके उसका मॉडिफाइबल प्रॉपर्टीज आप नहीं खोल पाता है। तो फिर उस केस में ये भी एक चांसेस है कि वो उसे लॉक करके रख दिया हो। इसको अभी के लिए हम लोग ऑफ कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास सबसे लास्ट में एक बटन है। इसको जैसे ही मैं क्लिक करूंगा एक अलग से पॉपअप खुल जाता है एट्रीब्यूट का। हालांकि आप नोटिस करेंगे कि ये बिल्कुल एट्रीब्यूट मैनेजर में जो हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट के सब सेक्शंस है जो कि आप मॉडिफाई कर सकते हैं वो सेम टू सेम एक तरह से ये विंडो यहाँ पे भी खुल जाता है। तो फिर अब आप अपने हिसाब से इसको जितना चाहे उतने सारे विंडोज़ खोल के एक साथ देख सकते हैं। ये काफ़ी आसान हो जाता है जब आपके पास बड़े स्क्रीन्स होते हैं तो उस केसेस में। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि ये जो एट्रीब्यूट मैनेजर है बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक है और ये बिल्कुल हमेशा चेंज होते रहता है डिपेंडिंग ऑन कि आप किस चीज़ को सिलेक्ट किए हैं। तो फिर आप अगर कहीं लॉस्ट हो जाते हैं तो फिर आप जस्ट इस एरो पे क्लिक करके और आगे पीछे कर सकते हैं कि आप अपने उसी प्रॉपर्टीज़ को ढूंढ सकते हैं जो कि एट्रीब्यूट मैनेजर के अंदर आपने जो भी चेंजेस किए थे। तो फ्रेंड्स, सिनेमा 4D के इस मॉड्यूल में हम लोग ने काफ़ी कुछ सीखा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और इस वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो और अपने फ्रेंड्स के अमॉन्ग शेयर करें जो लोग एनिमेशन में इंटरेस्ट रखना चाहते हैं, जो लोग सिनेमा 4D सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं या फिर उन्हें कोई डाउट है तो वो अपने कमेंट लिख सकते हैं और मैं ज़रूर जवाब दूंगा। और उन्हें अगर कोई फीडबैक भी देना है तो बिल्कुल दे सकते हैं। एंड प्लीज़ इसी तरह आप हमें सपोर्ट करते रहिए।